अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com। हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज आपके लिए है एसएससी जीडी का मॉडल पेपर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का एग्जाम है एसएससी जीडी का, अगर वो बच्चे इन सारे क्वेश्चनों को फॉलो कर लेंगे और इसी पैटर्न पे अपनी तैयारी करेंगे तो 100% डन है, आप एग्जाम में अपने बहुत बेहतर करके आने वाले हैं। तो बच्चों, कहीं ना कहीं आपका एग्जाम पास में आ रहा है और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। तो चलो बच्चों, चलते हैं, सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को और देखते हैं यहाँ के क्वेश्चन का लेवल क्या है। और बच्चों, आप भी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, आप देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को भी पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर टिम्बर एक वर्ड लिखा गया है और इसका कोड लिखा गया है बच्चों BERMIT। ठीक है, उसी लैंग्वेज में आपको बताना है प्यारे बच्चों। जो यहाँ पर एक नया शब्द लिखा है BANTER का कोड क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, टिम्बर में TIMBER, इन्हीं को आगे पीछे करके लिखा गया है। इनके जो लास्ट के 3 लेटर्स हैं इनको सबसे पहले लिख दिया गया है BER, और फिर बच्चों MIT को उल्टे क्रम में यानी MIT रिवर्स ऑर्डर में इनको लिख दिया गया। सिमिलरली बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर BANTER, इसको भी हमें वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा। लास्ट के 3 लेटर्स TER हो जाएगा, और फिर बच्चों स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में यानी NAB। जिस भी ऑप्शन में ऐसा होगा बच्चों, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, देखते हैं बच्चों। TER NAB किस ऑप्शन में बच्चों? B ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ लिखा है O का डिकोड दिया गया है 12, 4 का दिया गया है 42 और फ्रंट का हमसे पूछा गया है। तो देखिए इनके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, O का 12 हुआ है, इसका मतलब क्या है? O का जो अपोजिट होता है वो यल होता है, और यल का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है? 12 होता है। सिमिलरली बच्चों, अगर फॉर की बात करें तो F का U होता है, O का यल होता है, R का I होता है। अब बच्चों, आप सभी को पता है U का 21 होता है, L का 12 होता है और I का क्या होता है? 9 होता है। तो 21 और 9 ऐड करेंगे 30 होगा, उसमें 12 ऐड करेंगे 42 हो जाएगा। अब बच्चों, अगर हमें फ्रंट का निकालना है तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि FOR का 42 है, तो इसका तो 42 हो गया, इसको तो ऐड ही नहीं करना है। यन का अपोजिट बच्चों यम होगा और टी का जो होगा बच्चों जी होगा। तो यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, जी का 7 होता है, इनको प्लस करेंगे 20 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर हम 42 में 20 और प्लस कर देंगे तो हमें आंसर के रूप में क्या मिल जाएगा? 62, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को फास्ट सॉल्व करना है, लेकिन बच्चों याद रहे आप सभी के लेटर्स के प्लेस वैल्यू अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आप फास्ट कर पाएंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो यन के दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? इट मीन्स बच्चों, जेड से लिखते जाना है, यन लिखेंगे, लिखते जाना है, ए तक जाना है। तो बच्चों, आपको पता है यन के दाएं जाना है, यानी हमें घटते क्रम में जाना है, यानी यन के बाद यम आएगा, दिन एल आएगा, दिन के इस सीक्वेंस में जाना है। बच्चों, यन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, इसमें 8 माइनस कर देंगे तो लेटर क्या मिल जाएगा? 6, और 6 किसका प्लेस वैल्यू होता है? यफ का होता है। यानी बच्चों, यन के जो दाएं होगा वो 8वें नंबर पे कौन होगा? यफ होगा। और ऐसा किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, जो कि हम लोग का आंसर है। बच्चों, यहाँ पर नंबर सीरीज है तो कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर निर्देश क्या लिखा गया है। नंबर सीरीज है तो अगला नंबर हमें बताना है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यहाँ पर बच्चों ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 का 5 है, 5 का फिर आज देखें 35 है बच्चों, अगर आप देखेंगे फिर 63 है। तो प्यारे बच्चों, अगर 3 से 15 हुआ है, 5 नहीं हुआ है, 15 हुआ है, 3 से 15 हुआ है बच्चों, तो यहाँ कितना प्लस हुआ है? 8 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है? 8 नहीं बच्चों, 12 प्लस हुआ है।
यहाँ पर कितना प्लस हुआ है बच्चों, 12 प्लस हुआ है, 12 3 15, और बच्चों यहाँ देखो 20 प्लस हुआ है, 15 में 20 प्लस करेंगे 25, 10 35 हो जाएगा। फिर बच्चों आपको एक बात आइडिया लग गया होगा कि 12 से 20 हुआ तो 20 के बाद 28 आ जाएगा, 8 8 प्लस हो रहा है। देखिए ना, 8 5 13 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 63 हो गया। अगेन प्लस बच्चों अगर 8 करेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, 36 प्लस करेंगे तो 9 एंड 6 और 3 9, 99 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, और बच्चों ये हम लोग का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारा सीरीज का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, और जितने भी एग्जाम होते हैं अगर हम खास तौर पे एसएससी जीडी की बात करें तो 101% डन है बच्चों। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन पक्का होगा। अब देखो बच्चों, इनके क्वेश्चन को कम टाइम में करने का तरीका क्या होता है, इनकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर्स हैं बच्चों। अब इसका फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 6 हो जाएगा, यानी यहाँ हम जो पेयर बनाएंगे बच्चों 3 3 का बनाएंगे, इसके फैक्टर में 4 कभी नहीं आएगा, इसलिए 4 का हम पेयर नहीं बनाएंगे, 3 का ही बनाएंगे। तो बच्चों अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, देखो 2 बार सी 1 बार बी, फिर 2 बार सी 1 बार बी, तो बच्चों यहाँ ए बी है तो इसका मतलब ए का भी सीक्वेंस बनेगा, और 3 3 की सीरीज बन रही है। अगर 3 3 का सीरीज बन रहा है तो एक बार ए कर देंगे तो सी सी ए, फिर सी सी बी, फिर बच्चों सी सी ए, फिर सी सी बी, फिर सी सी ए, और फिर बच्चों सी सी बी। तो हमने क्या भरा, ए सी, और बच्चों हमारी सीरीज बन गई। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिससे आप इनके क्वेश्चनों को बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, रोटी का जो संबंध गेहूं से होता है, आप सभी को पता है, जो रोटी बनती है गेहूं से बनती है, वही संबंध ईंट का बच्चों मिट्टी से है। ईंट जो बनता है वो मिट्टी से बनता है। तो आई होप कि बच्चों क्लियर होगा, ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन का ये भी क्वेश्चन है, इन चारों में से एक ऐसा नंबर हमें चूज करना है जो उन तीनों से अलग है। 3 कहीं ना कहीं एक प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार से सेम होंगे, एक ऐसा नंबर होगा बच्चों जो उन तीनों से अलग होगा। प्यारे बच्चों देखो, इनका ऐड करेंगे 3 आएगा, इसको ऐड करेंगे 1 1 1 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, इसका बच्चों 4 आएगा। 3 का मतलब ये होता है बच्चों, अगर अंकों का योग 3 हो गया तो वो संख्या पक्का है कि वो 3 से कट जाएगी, विभाजित होगी। 3 हो या 3 का कोई भी गुणज हो, 3 हो 6 हो 9 हो 12 हो, 3 का गुणज कोई भी रहेगा, 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर रहेगा, तो बच्चों वो सारे जो ऑप्शंस होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे, 3 से विभाजित होंगे। एक नंबर जिनका योग 4 है तो बच्चों ये 3 से नहीं कटेगा, और यही हमारा सबसे अलग है, और यही हमारा आंसर है। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है। यहाँ पर बच्चों है, सी का पिता ए है। बच्चों सी का पिता कौन है, ए है, हमने लिख लिया सी का पिता ए है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र है बच्चों डी, बी का पुत्र कौन है, डी है। ठीक है बच्चों, ए का भाई ई है, ए का भाई है बच्चों ई, ए का भाई कौन है, ई है। ओके बच्चों, और यदि डी सी की बहन है, डी यदि बच्चों डी की बहन सी है, अच्छा डी की बहन सी है, डी की बहन सी है, तो बी का ई से क्या रिश्ता है। प्यारे बच्चों, अगर ये भाई बहन हो गए और इनके ये पिता है तो इनके भी पिता होंगे, और अगर ये पिता हो गए तो ये क्या होंगी, ये माँ होंगी, और इन दोनों की माँ होंगी क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। तो दोनों के माता और पिता हो गए बच्चों, ये हस्बैंड हो गए और ये वाइफ हो गए। और बच्चों ए जो है इनका भाई है, हमसे कह रहा है कि बी का ई से क्या रिश्ता है, तो ये भाई की वाइफ है, और जो भाई की वाइफ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्यारे बच्चों भाभी कहा जाता है, यानी सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। यानी हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर हो गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बच्चों डायरेक्शन का है, काफी बड़ा है, तो क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों देखो, जब भी इनका क्वेश्चन आए आप ऐसे लिख लिया करो NESW, इसी पे सारे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्शन के सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ही बेहतर तरीका है बच्चों। देखो ना, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में, तो बच्चों 10 किलोमीटर पूर्व, तो पूर्व के नीचे 10 लिख लेना है। बी तक गया, फिर वहां से उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर गया। प्यारे बच्चों नॉर्थ में जाएगा 3 किलोमीटर, सी पर पहुंचेगा, वहां से वह पश्चिम की ओर मुड़ा यानी वेस्ट में जाएगा बच्चों 12 किलोमीटर, डी तक पहुंचा, वहां से वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। बच्चों दक्षिण में 3, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो बच्चों आपको बता दें, नॉर्थ से साउथ कटता है, अगर सेम नंबर है
तो, और ईस्ट से वेस्ट कटेगा, सेम नंबर हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, जितना होगा उतना वैल्यू कटेगा। जैसे ईस्ट का 10 है, इसका 12 है, तो बच्चों 10 कटेगा तो 2 हमारा रेस्ट बचेगा। क्या बचेगा? 2 रेस्ट बचेगा। और साइड कौन सी है बच्चों? वेस्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर वेस्ट। बच्चों जितने भी सवाल हैं सारे सवाल डायरेक्शन के लगाओ, सब फटाफट लगते चले जाएंगे। बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है, शायद आपको अभी तक यूट्यूब पे किसी के वीडियो में नहीं मिला होगा। ये तरीका से हम ही लोगों ने बच्चों यहाँ पर जनरेट किया है, तो आपको ये तरीका आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये दावा है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कियां एक वृत्त की ओर मुंह करके खड़ी हैं। ठीक है बच्चों, जब भी ऐसा सवाल है ऐसे बना लेना, केंद्र की तरफ मुख होगा बच्चों, तो ये हम लोग का बायां होगा और ये हम लोग का दायां होगा। अब जैसा सवाल में कहेगा वैसे करते जाएंगे। बिंदु बीजी के बाईं ओर है। प्यारे बच्चों बिंदु को कहीं भी बैठा दो, लेकिन बीजी के बाईं ओर, तो बिंदु कहाँ हो गई? बीजी के बाईं ओर। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। रेखा बच्चों बिंदु और मुमताज के बीच में है। बिंदु पहले ही बैठी है, मुमताज को और बैठा दिया, तो रेखा कहाँ हो गई? बिंदु और मुमताज के बीच में हो गई। जिस्सा बीजी और निर्मला के बीच में है। तो बच्चों बीजी तो पहले ही बैठी हैं, जिस्सा को यहाँ बैठा दिया, निर्मला को यहाँ बैठा दिया, तो जिस्सा कहाँ हो गई बच्चों? बीजी और निर्मला के बीच में हो गई, बीजी और निर्मला के बीच में। तो मुमताज के बाईं ओर कौन है बच्चों? मुमताज के बाईं ओर कौन है? निर्मला है। साफ साफ दिख रहा है मुमताज के बाईं ओर कौन है? निर्मला है। तो प्यारे बच्चों जैसे कहता है वैसे बस करते जाना है और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चंस बड़े हैं बच्चों, तो आपको बस एक ही लैंग्वेज में दिख रहे हैं। कुछ बल्ले फूल हैं। ठीक है बच्चों, कुछ बल्ले क्या हैं? फूल हैं। एक कुछ बल्ले हैं जो कि फूल हैं, तो कुछ का फिगर ऐसे ही बनता है। फिर बोला कुछ कुर्सियां फूल हैं, तो बच्चों जो ये फूल हैं इनमें से कुछ कुर्सियां भी हैं, यानी क्या हो गया? कुछ कुर्सियां फूल हैं। कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो बच्चों ऑलरेडी यहाँ कुर्सियां बना है, मैंने मेज को भी बना दिया। अब बच्चों कुछ मेज फूल है, क्या मेज फूल में आएंगे? कभी नहीं आएंगे, गलत हो गया। कुछ मेज बल्ले हैं, क्या बच्चों मेज बल्ले में आएंगे? कभी नहीं आएंगे, गलत हो गया। सभी कुर्सियां फूल हैं, क्या सभी कुर्सियां फूल होंगी भैया? नहीं होंगी, यहाँ पर सिर्फ कुछ कुर्सियां फूल होंगी, सभी कुर्सियां फूल नहीं होंगी। तो प्यारे बच्चों कोई सही नहीं है, सब के सब गलत हैं। आई होप कि बच्चों क्लियर हो रहा होगा। सवाल बहुत बेसिक और आपके एग्जाम के लेवल के हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों। अगर इस टाइप के सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर आपने फॉलो कर लिया और ऐसी ही तैयारी कर ली तो ये डन है बच्चों, आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतर करके आओगे। बच्चों यहाँ क्वेश्चन हमारा है डाइस का। यहाँ पर कह रहा है बच्चों 1 घन की 2 स्थितियां, अदृश्य संख्या कहाँ है? अदृश्य संख्या कहाँ है? प्यारे बच्चों क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, एक नंबर ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा है, जो नंबर नहीं दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अगर सेम प्लेस पे सेम नंबर रहता है तो इसका अपोजिट ए होता है, इसका अपोजिट ए होता है, और 2 का अपोजिट ओ नंबर हो जाएगा जो हमें नहीं दिखेगा। तो बच्चों अदृश्य संख्या जो है 2 के विपरीत में है। 2 के विपरीत में जो संख्या है वो हमें नहीं दिख रही। बाकी सारे नंबर तो दिख ही गए हैं, 1 भी दिख गया, 2 भी दिख गया, 3 भी दिख गया, 5 भी दिख गया, 6 भी दिख गया। तो जो अदृश्य नंबर है बच्चों 2 के विपरीत का होगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। प्यारे बच्चों ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि आपका सारा चैप्टर क्लियर है, बस आप अपना अभ्यास कर रहे हैं, अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर है क्वेश्चन, जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा 10 मिनट पहले ही एक बस चली गई, अगली बस 9:45 बजे शाम पर रवाना होगी। बताइए कि यात्री को यह जानकारी पूछताछ क्लर्क ने कितने बजे दी? प्यारे बच्चों हम बस स्टैंड पे गए, हमने कहा भैया हमें अगली बस से जाना है, तो उन्होंने कहा अभी अभी जस्ट जो है 10 मिनट पहले एक बस गई है, अगले हर 40 मिनट पे बस छूटती है यहाँ से, अगली बस जो छूटेगी 9:45 पे छूटेगी। अगर बच्चों अगली बस जो है, अगर अगली बस बच्चों 9:45 पे छूटी है तो इसके पहले वाली बस कब छूटी होगी? 9:05 पे, क्योंकि बच्चों आपको पता है हर 40 मिनट पे एक बस छूटती है, तो इसके पहले वाली बस 9:05 पे छूटी होगी। और जब वो क्लर्क जैसे जाके पूछता है व्यक्ति तो 10 मिनट हो चुके होते हैं बस के छूटे हुए। तो यानी उसने जब पूछा बच्चों 9:15 पे पूछा और उसने कहा भैया अभी 10 ही मिनट पहले एक बस छूटी है, तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया? 9:15
15 मिनट हो गया, क्योंकि शाम की बात थी तो ये सारी बातें हमारी जो होंगी शाम की हैं, तो बच्चों आंसर भी हमारा शाम में ही आएगा। अगला सवाल है बच्चों, 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है, 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? तो प्यारे बच्चों जनवरी की बात करेंगे तो एक दिन इसमें बच गया, क्योंकि जनवरी 31 का होता है। फरवरी हमारा बच्चों यहाँ पर 28 का महीना होगा, क्योंकि साधारण वर्ष है, लीप वर्ष तो है नहीं। अगर बच्चों हम मार्च की बात करें तो हमें सिर्फ 2 मार्च तक जाना है, तो 2 मार्च ले लेंगे। टोटल ओवरऑल ऐड करेंगे बच्चों 30 से 31 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 728 जो एक्स्ट्रा डेज निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 3 हमारे ओड डेज आ जाएंगे या एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे बच्चों। बृहस्पतिवार में यही 3 दिन हमें प्लस कर देना है, तो बृहस्पति में 3 प्लस करेंगे बच्चों, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा और रविवार होगा। तो तीसरा दिन क्या हो जाएगा? हमारा रविवार हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इन चीज़ों को हमें सीक्वेंस में लगाना है। हरी सब्जी है, बाजार है, काटना है, पकाना है, भोजन है। तो बच्चों सबसे पहले हम बाजार जाते हैं, यानी 2 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में शुरू है, हमारा बी आंसर हो गया। लेकिन पूरा सीक्वेंस देख लो, बाजार जाएंगे, सब्जी लाएंगे, 2 के बाद 1 हो गया। सब्जी लाएंगे तो बच्चों काटेंगे उसे, 3 हो गया। काटने के बाद पकाएंगे, और जब पक जाएगा तो बच्चों अगला स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? भोजन हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलेंगे बच्चों। गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट से ऊपर से 9वां स्थान प्राप्त करता है, नीचे से 38वां बच्चों। तो गौरव यहाँ 2 बार आ जा रहा है बच्चों। 38 और 9 को अगर प्लस कर दोगे तो 9 8 17 हो जाएगा 47। इसमें एक कम कर देना, 46 आपका आंसर हो जाएगा। बाय द वे इसका सिस्टम समझ लो बच्चों। गौरव है, ऊपर से इसका प्लेस क्या है बच्चों? 9वां है, तो इसके ऊपर 8 लोग बैठे हैं। 9वें नंबर पे गौरव भैया खुद बैठे हैं। नीचे से 38वां है, तो यानी मतलब बच्चों इनके नीचे 37 लोग बैठे हैं। 38वें नंबर पे खुद गौरव हैं। तो गौरव को ऊपर से भी आप काउंट कर रहे हैं, नीचे से भी आप काउंट कर रहे हैं, इसीलिए एक बार यहाँ से हटा दिया गया। अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो 37 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 37 8 जोड़ेंगे तो बच्चों 45 हो जाएगा। और एक गौरव भी है, इनको भी जोड़ लो तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। प्यारे बच्चों आपका आंसर है यहाँ पर किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ अभी, जो कि हमारा 17वां नंबर है। एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है। बच्चों बायां हमारा ए साइड होता है, दायां हमारा ए साइड होता है। ए का जो स्थान है बच्चों 11वां है, और बी का जो स्थान है बच्चों दाईं ओर से 10वां है। बी दाएं से 10वां है। यदि बी का स्थान ए के साथ बदल लिया जाए, इट मीन्स बच्चों ए यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, ये लोग आपस में अपना स्थान क्या कर लिए? बदल लिए। तो ए का जो स्थान होगा बदलने के बाद बाईं ओर से 18वां हो जाएगा। अब बच्चों ए जो है बाईं ओर से 18वां है, पंक्ति में कुल लोगों की संख्या बताना है। तो प्यारे बच्चों सोचो, अगर बी का स्थान इधर से 10वां है तो बी के पीछे कितने लोग बैठे होंगे? 9 लोग बैठे होंगे। जो बी के पीछे बैठे हैं वही लोग ए के आगे बैठेंगे। तो हमें 18 में 9 जोड़ देना है। 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इट मीन्स बच्चों हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, और ए भी आंसर आ गया। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। 18वां नंबर क्वेश्चन है। एक विशेष समीकरण है बच्चों, आप देखेंगे बीच के नंबर को आगे लिख दिया गया 5 और 9 को उसी सीक्वेंस में। बीच के नंबर को आगे लिख दिया गया 5 और 3, 4 और 3 को उसी सीक्वेंस में। तो बच्चों बीच के नंबर को आगे लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, और बाकी नंबर को उसी सीक्वेंस में। तो 9 और क्या है बच्चों यहाँ पर? प्यारे बच्चों यहाँ पर बीच के नंबर को पहले लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और बाकी नंबर को उसी सीक्वेंस में 9 और 8 हो जाएगा। 298 यानी हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे बीच का नंबर फिर उन्हीं नंबरों को सीक्वेंस में, बीच का नंबर उन्हीं नंबरों को सीक्वेंस में, तो बच्चों बीच का नंबर उन्हीं नंबरों को सीक्वेंस में, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लुप्त पदों को भरने का सवाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आप सभी को पता होगा। इनके क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि बच्चों एक ऐसा सेक्शन होता है कि जो वन टाइम में आ गया तो आ गया, नहीं तो बहुत बच्चे सोचते रह जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएं, स्किप करके आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। लास्ट में समय बचता है, इन क्वेश्चनों पे हमें समय देना चाहिए।
गुणा करेंगे बच्चों, 4 पंचे 20, 8 160, सिर्फ गुणा कर रहे हैं, नीचे का नंबर मिल रहा है 6 तरीक 18, 18 चौ 72, तो बच्चों नीचे का नंबर 72 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 चौका 56 बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। आई होप कि बच्चों बातें क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में दादी, एक पार्टी में कौन है बच्चों, दादी है, फिर बच्चों पिता है, ये सबसे ऊपर के जनरेशन होते हैं, और फिर माँ है बच्चों, ठीक है, इनके 4 पुत्र हैं बच्चों, कितने पुत्र हैं, 4 सन हैं, ठीक है, और तथा उनकी पत्नियां भी हैं बच्चों, इनकी वाइफ भी हैं, इन चारों की वाइफ भी हैं, प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं बच्चों, इनके भी 2 डॉटर हैं, इनके भी 2 डॉटर हैं, इनके भी 2 डॉटर हैं, और इनके भी 2 डॉटर हैं, ऐसा हमें बताया गया है। पार्टी में कुल स्त्रियों की संख्या, तो प्यारे बच्चों 2 2 4 2 6 और 2 8, और 4 ये वाइफें हो गई, तो 8 4 12, एक माँ 13 और एक दादी 14, तो लोग कितने हो गए बच्चों 14 हो गए। यहाँ पर 14 ऑप्शन कहाँ है बच्चों, सी ऑप्शन में, जो कि हम लोग का आंसर होगा। बच्चों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 21 नंबर। तो यहाँ पर बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन सा तृणभक्षी बाघ और जानवरों के बीच को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, चाहे तृणभक्षी हो चाहे बाघ हो, ये सब के सब क्या हैं, जानवर हैं, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बच्चों अभी ये 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नॉन वर्बल का सीरीज होता है, और बच्चों आपके एग्जाम में नॉन वर्बल के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि अपने एग्जाम में अच्छा करो। बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, किसी एक सिंगल नंबर को पकड़ो, देखो नंबर कहाँ गया, जब आप देखते हैं तो वो नंबर यहाँ पर आ गया, अपने विकर्ण पे आ गया, विकर्णवत आ गया, तो यहाँ वाला जो नंबर था वो कहाँ गया बच्चों, वो भी यहीं आ गया। तो यानी ये दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज कर लिए। फिर अगर इस कॉर्नर के नंबर को देखेंगे तो इस कॉर्नर पे आ गया, इसको देखेंगे तो यहाँ, यानी कहने का मतलब ये दोनों नंबर भी इंटरचेंज कर लिए, बीच का नंबर सीधा सीधा है। यही सीक्वेंस देखो बच्चों आगे भी चल रहा है, ए नंबर आपस में बदल रहे हैं और बीच का नंबर सीधा सीधा। इनको बदलेंगे बच्चों 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनको बदलेंगे 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 और 4 को सीधा सीधा 571 643 बच्चों डी ऑप्शन में है, 571 643, और ये हम लोग का आंसर हो गया। इस तरीके से जब पकड़ेंगे बच्चों तो क्वेश्चन जल्दी पकड़ में आएगा और आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। बच्चों सन्निहित आकृति का नोट करके रख लो, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। एक क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता है, जीडी में इसका एक क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है, 101% डन है। बच्चों इसको कंप्लीट कर लो, और इस फिगर को कंप्लीट करना होता है, यहाँ पर बनेगा, और जैसे ट्रायंगल्स हमारे यहाँ बने हैं ऐसा बन जाएगा यहाँ पर। तो जिस ऑप्शन में फिगर होगा बच्चों वही हमारा आंसर होगा। ऐसा इसमें क्या यहाँ पर ट्रायंगल बना है, क्या इसमें ट्रायंगल बना, क्या बना, नहीं बच्चों, सी ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है। तो बड़े आराम से आप इनके आंसर कर लोगे, और इनका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आता है। बच्चों जल दर्पण का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा जल प्रतिबिंब का है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वाटर इमेज का है बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका वाटर इमेज निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे निकालोगे। वाटर इमेज में बच्चों अगर ए लिखा है तो ए पलट जाता है, आप सभी को पता है। सिमिलरली बच्चों ये जो हमारा फिगर है ये ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर वाला फिगर नीचे आ जाएगा। तो ऐसा इसमें तो है नहीं, ऐसा इसमें भी नहीं है, इन दो फिगरों में है, ए ऊपर गया ए नीचे आया, भाई ए भी है और ए भी है। अब बच्चों अगला स्टेप इसकी बात करेंगे। वाटर में बच्चों ए ऊपर जाएगा तो सेम फिगर हमारा ए यहाँ ऐसे बन जाएगा, और ये फिगर सेम नीचे आ जाएगा तो बच्चों यहाँ बन जाएगा। तो ऐसा इस ऑप्शन में है क्या, ऐसा इसमें नहीं है, इसमें तो सेम फिगर दे दिया, इसका वाटर इमेज नहीं होगा बच्चों। बचा क्या हमारे पास, सी ऑप्शन, जो कि इसका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 25वां, आपको बता दे रहे हैं बच्चों, नोट करके रख लो। सन्निहित आकृति का भी एक सवाल आपके एग्जाम में पक्का आएगा जीडी में। बच्चों ए देखना होता है, ए फिगर किस में शामिल है। तो देखो बच्चों फिगर तो ट्रायंगल सब में मिल रहा है, लेकिन ये जो तिरछी लाइन है ए नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे लास्ट वाले फिगर में तो पूरा फिगर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे यहाँ बना है बच्चों, सारी चीजें डी ऑप्शन मिल जाएंगी। तो इस तरीके से बच्चों ये 25 क्वेश्चन का सेट था, एंड आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों इस मॉडल पेपर से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप अपनी तैयारी करें या अपने एग्जाम में आप बेहतर कर पाएं। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों नेक्स्ट मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जल्दी ही आता रहेगा, बार बार आता है। इंडिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है डिफेंस की बच्चों, जहां आप आके
कम समय में भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। अगर आप हैं हकदार तो एमकेसी बढ़ा रहा है आपकी तरफ मदद का हाथ। फौज का सपना देखने वाले, वर्दी की चाह रखने वाले, मेहनत कश और गरीब बच्चों के हौसलों को उड़ान देने के लिए मेजर कल से क्लासेस लेके आया है SC/ST एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 90% तक की फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जाम में 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन तक के सभी कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह एग्जाम हर संडे को कंडक्ट किया जाता है, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और आज ही रजिस्टर्ड कीजिए majorkulsiclasses.com/scholarship पर और अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कल्सी क्लासेस। बेटा, आज आप लोगों के सामने एक बार फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन, संग्रह लेकर आए हैं, जिसे हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और देखें तथा आप अपनी निश्चित सफलता हेतु इसे बार बार पढ़ते रहें और देखते रहें। कम टू द पॉइंट बेटा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। इन मॉडर्न इंडिया द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदू रिलीजन वाज। तो कहा जाता है इसमें पहला जो हिंदू धर्म से संबंधित सुधार आंदोलन कौन सा चलाया गया, तो आपका करेक्ट जवाब है ब्रह्म समाज, अर्थात ब्रह्मो समाज, ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब हम लोग चलते हैं। जैसे किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो यहाँ पर विच रिलीजियस रिफॉर्मर डाइड आउटसाइड द कंट्री। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बेटा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड या ब्रिटेन के ब्रिस्टल नगर में हुई थी। और यहाँ पर बहुत ध्यान देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने ही संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का कहा जाता है कि इन्होंने ही इसे संकलित किया और प्रकाशित किया। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, ज्योतिबा फुले के द्वारा ही एक महत्वपूर्ण बहुत VIP बुक लिखी गई, जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी बुक इज रिटन बाय होम, ज्योतिबा फुले, और इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो इसे बेटा आप याद किए रहिएगा। एवं तो इस प्रश्न के अनुसार आप क्या कहेंगे, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय एवं भगत सिंह। तो अब आपका करेक्ट जवाब राजा राम मोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माण का जनक माना जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और गौर करें बेटा आप, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता आप कहते हैं, एवं लाला लाजपत राय, इनकी एक बुक बेटा आप याद किए रहिएगा डियर, जैसे अनहैप्पी इंडिया, रिटन बाय लाला लाजपत राय। तथा ये भी आपसे बारंबार पूछा गया कि निम्न में किस ख्यात प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई? तो इसका भी करेक्ट जवाब बेटा क्या है, लाला लाजपत राय। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं संवाद कौमुदी। जैसा कभी अभी हम लोगों ने चर्चा में सुना, संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसके संपादक हैं राजा राम मोहन राय। इन्हें आप याद किए रहिएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। हु एडिटेड द मैगजीन कॉल्ड संवाद कौमुदी? राजा राम मोहन राय। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया। शुद्धि मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय प्रार्थना समाज, आर्य समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इन्हीं के द्वारा शुद्धि आंदोलन
चलाया गया। तो आपका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा? आर्य समाज, ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? हु वाज द मेन लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन सी, हेनरी बिबियन डेरोजियो। इन्हें यंग बंगाल का फाउंडर, जनक माना जाता है। आपके नेतृत्व में ही यह संपादित हुआ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। हु हैड फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? स्वामी विवेकानंद। ये आपका करेक्ट जवाब, ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट बेटा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बदरुद्दीन तैयब जी। इन्हें कहा जाता है कि 1885 में जब पहला अधिवेशन हुआ तो मुंबई में हुआ। यहाँ पर बोमेश चंद्र बनर्जी बनाया गया। दूसरा 1886 में हुआ कोलकाता में। यहाँ पर बनाया जाता है दादा भाई नौरोजी को INC का प्रेसिडेंट। और 87 का अधिवेशन 1887, इसका अधिवेशन मद्रास में या आज के चेन्नई में आयोजित हुआ। और यहीं पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने का श्रेय जाता है बदरुद्दीन तैयब जी को। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। कम टू द नेक्स्ट। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट जवाब दादा भाई नौरोजी। 1906, जैसा कि आप जानते हैं, यह भी अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ और यहीं पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो बेटा यहाँ पर हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1906 AD? योर करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। ही वॉज रिनाउंड, बहुत ही मशहूर, बहुत फेमस अर्थशास्त्री हुआ करते। हिज फेमस बुक इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड ऑल्सो ही गेव द वेल्थ ड्रेन थियरी। इन्हीं के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। मुस्लिम लीग का संस्थापक था। यहाँ पर मुस्लिम लीग का संस्थापक बहुत ध्यान से देखिए, लियाकत अली नो, शौकत अली नो, ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना ढाका में की जाती है और इसका जो संस्थापक हैं वह हुआ करते हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह। द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज नवाब सलीमुल्लाह। इसमें योगदान हुआ करता है वकारुल मुल्क और आगा खां का। तो यहाँ ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। किस देशी रियासत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको याद किए रहिएगा। या जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी, विच नेटिव स्टेट हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हैदराबाद। ऑप्शन सी, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो यहाँ पर आप देखिए बेनेगल नरसिंह राव, इनको आप शॉर्ट में BN राव कहते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। कम टू द नेक्स्ट। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो आपका करेक्ट जवाब बेटा JB कृपलानी। JB कृपलानी
कौन थे? ये झंडा समिति फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट डियर। अब आप देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद या संघात्मक शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? द फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बेटा कनाडा। कौन सा है? कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। कम टू द नेक्स्ट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के उद्देश्य क्या या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड? तो यहाँ पर आपको कहना होगा आपका करेक्ट जवाब एक बार, ऑप्शन सी, ओनली वंस। और वही संशोधन करके कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें जोड़ा गया 3 शब्द, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष, और समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तथा एकता और अखंडता। इस बात को आप जानते रहिए। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रावधानों को जोड़ा गया, इसीलिए इसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 42वां 42वें संविधान संशोधन को। कम टू द नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो बेटा बहुत ध्यान से जानिएगा कि ये क्रम से दिया गया। जैसे अनुच्छेद 1 से 4 सर्वप्रथम देश, उसके क्षेत्र की चर्चा की गई, नाम की चर्चा है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, अर्थात भाग सेकंड में ऑप्शन बी 5 से 11 में नागरिकता सिटीजनशिप संबंधी प्रोविजन किया गया। द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी आर्टिकल 5 to 11। कम टू द नेक्स्ट बेटा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? अर्थात द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इंडक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्रीज? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ, या इसी को आप USSR कहते हैं। सामान्य भाषा में आप कहेंगे रूस, अर्थात ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट बेटा। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। द ओनली एग्जाम्पल ऑफ द अनमिमोसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल डेट इज? तो कहने का मतलब अभी तक भारत में, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, जिसे आप कहते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आप देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट फारदेस्ट फ्रॉम द सन कॉल्ड? तो बेटा यहाँ पर आप 2 बातें जानिएगा। एक, जैसे जो सन है, सन की जो नियरेस्ट की स्थिति सूर्य के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रहा है, और इसी चक्कर के क्रम में अर्थ एक समय आता है कि सन के नियरेस्ट पहुंच जाता है, और एक समय आता है जब ये फारदेस्ट हुआ करता। तो ऐसी स्थिति में जो पास की स्थिति है उसे आप पेरीहिलियन या क्या कहते हैं, उपसौर, जबकि दूर की स्थिति को आप अफेलियन या अपसौर कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो इस प्रश्न के अनुसार करेक्ट जवाब है वह क्या है? योर करेक्ट आंसर इज यहाँ पर अपसौर, ऑप्शन बी अफेलियन, जो पृथ्वी सर्वाधिक सन से दूरी पर स्थित होता। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं?
which among the following planets do not have satellites revolving around them? तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से जानिए, एक बुध और शुक्र, जिसको आप कहते हैं मरकरी एंड वीनस, दे डज नॉट पॉसेस एनी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इनके पास उपग्रह नहीं है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, वीनस को, शुक्र को सौंदर्य का देवता, या इसे आप सौंदर्य की देवी के नाम से भी पुकारते हैं। विच among the following planet is called the god of beauty? तो यहाँ पर आप जानिएगा करेक्ट जवाब क्या है? वीनस। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, ऑप्शन ए। यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। तो प्लैनेट दैट सीम्स रेड कलर, तो कहा जाता है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह या मार्स। यहाँ पर इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह रेड कलर का दिखाई पड़ता है। इट सीम्स रेड्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो एक लाइन जानिए, यहाँ पर जब आप धरती सरफेस से आप ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती, लेकिन जब आप धरती के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर क्या होगा बेटा? तो आप देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट बेटा, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? कहाँ स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ? इज इन विच कंट्री? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के सम्मुख ईस्ट में, या कोरल सी में, या प्रशांत महासागर में स्थित हुआ करता। इसी ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है, स्टेटस प्राप्त है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा यह प्रवाल भित्ति है, रीफ है, जिसकी लंबाई विद्वान प्रायः बताते हैं 1900 किलोमीटर है। इट इज आल्सो कॉल्ड अंडर वाटर गार्डन। और इस प्रकार हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। वेयर इज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? तो इसका करेक्ट जवाब बेटा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी अगर आपसे पूछा जाए तो यह चंदौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंदौली। जबकि इसके पहले कहा था वाराणसी, क्योंकि इसी के कुछ क्षेत्र को पृथक करके एक नया जिला विकसित किया गया, जिसे आप चंदौली के नाम से पुकारते। चूंकि यहाँ स्टेट का मामला है तो ये किस स्टेट में है? यूपी में। और बेटा इसी के साथ आज रोकते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद। आइए हम क्वेश्चन फर्स्ट देखें। पहला है, दीठी का तत्सम रूप बताइए। तत्सम और तद्भव शब्द बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द नहीं पूछे जाते हैं। तो आप भी जानते हो कि दीठी यानी ये तत्सम शब्द की बात है। तत् धन सम, तत् धन सम, तत् का मतलब कि उस तरह से, यानी संस्कृतनिष्ठ शब्द को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। तो दीठी जो तद्भव शब्द है, इसका कौन सा तत्सम रूप होगा ये दिखलाना है। दृष्टि कोई शब्द नहीं होता है, दृष्टि भी शब्द नहीं होता है, दृष्टि भी शब्द नहीं होता है। ये आपका आंसर क्या होता है? दृष्टि। दीठ जिसे नहीं कहा जाता है कि दीठ गड़ाए हो, यानी नज़र गड़ाए हो, दृष्टि गड़ाए हो। तो ये आपका इसका आंसर ये हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में आपका है कि कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताइए। ये कैवर्त
संस्कृत निष्ठ शब्द है। और तद्भव का मतलब उससे उत्पन्न, उससे मतलब कि अपने यहाँ हिंदी के विकास में संस्कृत का बड़ा महत्व है। और संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत होते हुए पाली भाषा, फिर आपको ये प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, पुरानी हिंदी या अवहट से होते हुए आपको खड़ी बोली तक आई। और खड़ी बोली ही आपको इसको व्याकरण की दृष्टि से सही किया गया और यही आपको हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। तो कैवर्त का तद्भव शब्द बताना है कि तद्भव इसका ये आपका कौन सा रूप है। तो कैवर्त का ये तो मल्लाह होता, यानी केवट, नाविक, केवल, ये कैवर्त का होता है केवट। तो आपका यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है, यहाँ पर आपका तद्भव शब्द पूछा है। इसका मतलब कि तद्भव और तद्भव, तत्सम और तद्भव, ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि सुंदर शब्द की पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी सुंदर का इसका कौन सा शब्द पर्यायवाची है। यानी चारु, केसी, अम्बुद, पुष्कर। केसी ये तो आपका सिंह हो गया, अम्बुद ये तो आपका ये होगा नहीं, पुष्कर ये तो आपका तालाब हो गया, अम्बुद यानी कह सकते हैं कि समुद्र की बात करता है। और ये चारु, चारु का मतलब आपका सुंदर होता है, तो इसका पर्यायवाची शब्द चारु होगा। चौथा है चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है, वहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रा तप का मतलब कि पर्यायवाची इसका है। ये ज्योत्सना का मतलब चांदनी रात होता है। मयंक का मतलब कि चांद होता ही है, इसका मतलब कि ये इसका आंसर कौमुदी होगा। पांचवा और छठा क्वेश्चन देखें। पांचवा कह रहा है कि इप्सित शब्द का विलोम। अब विलोम शब्द भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी उठा देता है। तो इस पर ये सब के सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस तरह के क्वेश्चन होना असंभव है। तो इप्सित का मतलब कि अब आपको कह रहा है कि इसका विलोम शब्द, उल्टा शब्द बताइए। यानी अनिप्सित, अभिसित, यानी इप्सित का मतलब कि अधिप्सित, कुत्सित, ये अनिप्सित होता है। यानी इप्सित का मतलब कि हमारे अंदर जो इच्छा है कि इच्छित वस्तु हमें मिल जाए, तो अनिप्सित होता है। यानी इसमें अन उपसर्ग लगा करके इस शब्द को बनाया जा सकता है, उल्टा आपका हो जाएगा। तो ये आंसर होगा। 6 का देखिए, उन्मीलन शब्द का विलोम बताइए। उन्मीलन यानी एक तरह से खोलना, और ये इसका अनुमीलन ये कोई शब्द नहीं होता है। निमिलन, अवमिलन और मिलन, ये उन्मिलन का निमिलन होता है। यानी आंखें उन्मिलित कर दिया और आंखें निमिलित कर दिया। इसका मतलब कि आंखें बंद कर लिया, खोल दिया, और निमिलित का मतलब कि आंखें बूंद लिया। तो उन्मीलन का ये जो विलोम शब्द होगा निमिलन होगा। 7वां, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द का ये क्वेश्चन आपका पूछता है, तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना है। जैसे बहुभाषाविद, बहुभाषा भाषी, ये दुभाषिया, बहुभाषिया, मतलब कि इसमें कहीं जाने बहुभाषा भाषी ये कोई शब्द सही शब्द आपका अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। दुभाषीय का मतलब कि दो भाषाओं को जानने वाला, लेकिन यहाँ तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। बहुभाषिया यह भी आपका उस तरह के शब्द नहीं है। बहुभाषाविद शब्द ही इसके लिए एक शब्द आता है, तो वो आपका आंसर होगा ये। माँ ने रस्सी यानी दाम बांध दी हो, यानी इसके लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका मतलब कि जिसके दाम मतलब कि दा, और आपको पेट में, उदर मीन्स पेट और दाम मीन्स आपको रस्सी। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, दामाद तो होगा नहीं, दाम तो उसी रस्सी का ही है। दामाद इतर ये भी कोई शब्द नहीं है। दामोदर, यानी इसमें दामोदर शब्द इसका आंसर होता है। ये आपका आंसर हुआ।
अब देखो 9th का निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध वाक्य यानी एक तरह से अशुद्धि चयन या शुद्धि चयन इसमें आपका होता है कि इस तरह से जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग एरर होता है उसी तरह से इसमें भी स्पेलिंग होती है, साथ ही साथ सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती होती है, व्याकरणिक दृष्टि से होती है, उसके क्रम की दृष्टि से होती है या उसके स्पेलिंग की दृष्टि से होती है, यानी वर्तनी में भी कहीं ना कहीं गलती होती है। तो और सब गलत है, इसमें से एक सही है, उसी को आपका चयन करना है। जैसे उसने मिष्ठान खरीदा, दूसरा भोजन बहुत गरिष्ठ, भोजन बहुत गरिष्ठ था, यह भी आपका ये नहीं है। ये पंत जी को एक वाक्य शुद्ध वाक्य चुनना है। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, ये भी गलत है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान कोई शब्द नहीं होता है, अंतर्धान होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो उसने मिष्ठान खरीदा, मतलब कि मिठाई खरीदा, ये आपका सेंटेंस में क्या है, सही है। तो ये आंसर आपका सही होगा 9th का। अब देखो 10 का, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो ऋषि का मतलब ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका और ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द एप्रोप्रिएट वर्ड जो होता है वह होता है ऋषिका। तो आपका आंसर हुआ ऋषिका। 11 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। अब आपको एक वचन चुनना है। इसका मतलब दर्शन, ये बहुवचन हमेशा रहते हैं। आपके दर्शन हुए मैं धन्य हुआ, यानी आपका दर्शन नहीं, आपके दर्शन हुए। हस्ताक्षर, ये इस पर आप मेरी हस्ताक्षर ले लिया, नहीं कह सकते हैं कि मेरे हस्ताक्षर ले लीजिए। आपको मेरी हस्ताक्षर नहीं लीजिए, बल्कि क्या आपने हस्ताक्षर किए, आपने हस्ताक्षर किया नहीं, हस्ताक्षर किए, यानी हस्ताक्षर भी आपका क्या होता है, बहुवचन होता है। बाल, बाल तो भाई होता ही है, अब बालों ई में तो कोई बात होती नहीं है, यानी बाल भी आपका क्या होता है, हमेशा ही पुल्लिंग में होता है, बहुवचन में होता है। तो जनता आपको ये एक वचन में, यानी अब हटिए जनता आ रही है, तो इसका मतलब कि एक वचन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बहुवचन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 12, मैं कुत्ते से डरकर भागा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। हाँ बेटा, ये इस वाक्य को आप समझो और इसमें कारक चिन्ह पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने भी पढ़ा होगा कारक चिन्ह, संस्कृत में पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, यानी से मतलब ये आपका, ये बिल्कुल योग होने पर, और ये आपका अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, यानी को या के लिए होता है। दान के अर्थ में इसका प्रयोग को के लिए भी होता है। साधु को दान दीजिए, यानी साधु के लिए दान दीजिए। ये अपादान, अपादान यहाँ भी से का प्रयोग होता है, लेकिन पृथक होने पर, अलग होने पर। और संबंध काके की रा रे री सब होता है। अधिकरण में पै पर, और ये आपको संबोधन ही है। तो इस तरह की इसमें बात होती है, यानी यही आपको ये क्या है, ये कारक चिन्ह है कि किसी में कौन सा कारक लगाना है। इसका मतलब कि ये मैं कुत्ते से डर गया, डरने का मतलब कि उसके अंदर पृथकता की बात आती है, मतलब कि
वो भयभीत की बात होती है, पदच्युत होने की बात होती है। तो जहाँ कहीं भी भय उत्पन्न हो जाए, पदच्युति हो जाए, वहाँ पर या कोई चीज़, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वह पेड़ के डाल से पत्ते अब नीचे गिर रहे हैं। बच्चे ये छत से गिरते हैं, इसका मतलब कि छत से अलगाव हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी अलगाव या भय होता है या पद रिक्ति होती है, वहीं पर आपको ये अपादान कारक होता है, यानी पृथक होने पर से का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो से है ये करण कारक नहीं है, बल्कि यह आपको अपादान कारक है। तो सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका मतलब कि इस तरह से भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। और साथ ही साथ समास जब आप पढ़ते हो तो तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को छोड़ करके 6 समास होते हैं, और इसके बिना आपका समास तत्पुरुष समास ठीक ढंग से तैयार नहीं हो सकता। तो चलिए हम इससे अब हट करके दूसरा देखते हैं। 13 क्वेश्चन, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं। ये एंटी क्वेश्चन, मतलब कि सर्वनाम में भी आप देखो कि जो आपको सर्वनामिक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें ये 3 तरह के होता है। यानी आप देखो तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसका मतलब कि जिस तरह से आप पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये आपका हो गया थर्ड। इसका मतलब कि फर्स्ट पर्सन का मतलब यानी वो अन्य पुरुष का, उत्तम पुरुष का मतलब कि स्वयं वक्ता है, स्वयं टीचर है, कुछ बोल रहा है, पढ़ा रहा है। और किसको पढ़ा रहा है? ये मान लो कि ये स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन टीचर हो गया यानी वक्ता हो गया, और सेकंड पर्सन यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स हो गए जो बातों को सुन रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं। और थर्ड पर्सन, सपोज कर लो कि टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है और वह अकबर के विषय में पढ़ा रहा है, तो थर्ड पर्सन क्या हो गया? जिसके बारे में वह बता रहा है वह आपका थर्ड पर्सन हुआ। यानी अगर हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन हो गया, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन हो गया, और आपको थर्ड पर्सन यानी आपको अन्य पुरुष में आपको आ जाएंगे जिसके बारे में बातें बताई जा रही हैं। तो आप इसके हिसाब से सीधे सीधे ये कह रहा है कि सुनने वाले के लिए ये आपका कौन सा ये सर्वनाम होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष, जो हमने इस तरह की बातें बताई। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो विशेषण में आप देखो तो विशेष रूप से एक यानी सार्वनामिक विशेषण भी होता है, गुणवाचक भी होता है, संख्यावाचक भी होता है, परिमाणवाचक भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसमें भी ये वह नौकर नहीं आया, इसका मतलब वह शब्द अगर देखा जाए तो वह सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ जो वह नौकर की बात आती है यानी ये इंडिकेशन कर रहा है कि वह शब्द विशेषण तो है, यानी नौकर का विशेषण है। इसका मतलब कि नौकर के पहले ये सर्वनाम शब्द लगा हुआ है, इसलिए वह सर्वनामिक विशेषण होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 का ये। अब देखिए 15, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया कौन सी है? यानी अकर्मक का मतलब कि जिसमें आपको कर्म नहीं रहता है। अकर्मक और सकर्मक या सकर्मक या अकर्मक। सकर्मक का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक का मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म होता है और अकर्मक का मतलब कि जिसमें कर्म नहीं होता। तो आप देखो राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप इसमें देखो राम तो सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया, यानी पढ़ता है क्रिया हो गया, और ये आपका कर्म हो गया। इसका मतलब कि आपको राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये कर्म आपका निकल गया। घोड़ा पैरों से मिट्टी खोद रहा है,
तो ये घोड़ा सब्जेक्ट हो गया। मिट्टी आपको खोद रहा है, यानी मिट्टी की बात छोड़िए, खोद रहा है, तो क्या खोद रहा है? मिट्टी। और किससे खोद रहा है? तो पैरों से। यानी दो इसमें कर्म है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो इसका मतलब कि ये भी सकर्मक है। थर्ड आपका दिया हुआ है कि मोहन फल खा रहा है, तो मोहन खा रहा है, तो खा रहा है क्रिया है, मोहन सब्जेक्ट है यानी करता है, और क्या खा रहा है? तो फल खा रहा है। इसका मतलब कि इसमें भी आपका क्या है? कर्म है। अब आप देखो डी आंसर दिया हुआ है, बालक सो रहा है। तो बालक सो रहा है, सो रहा है का मतलब आपका क्या हुआ? सोना क्रिया हो गई। और कौन सो रहा है? ये तो बालक सो रहा है, कर्ता हो गया। लेकिन कहाँ सो रहा है, कब सो रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं कि प्लेटफॉर्म पर सो रहा है कि रूम में सो रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं। इसका मतलब कि यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आप इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग निकालना है। यानी आप भी जानते हो कि उपसर्ग शब्द यानी वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसके अर्थ को विलोम बना, उल्टा बना देता है, उसमें गति ला देता है, और साथ ही साथ आपको एक नया शब्द बना देता है। इसका मतलब ये है कि ये शब्द के पहले लगता है। शब्द का मतलब उ, उच्च, उत, उच्च। तो उच्च यानी उच्चारण, उत धन चारण ही आपका क्या होता है? उच्चारण होता है। यानी ये आपका जब ये विशेष रूप से ये त लगा हुआ है तो उसके बाद जो शब्द आता है व्यंजन, और चूंकि व्यंजन ये आपको तब तक हटा देंगे तो उसी व्यंजन का ये आपका आधा हो जाता है, ये उच्चारण हो जाता है। तो उत आपका इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये आंसर होगा सी। 17 किस शब्द में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अब इसमें प्रत्यय देखना है। प्रत्यय जानते हो यानी कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगता है वही आपका प्रत्यय होता है। तो इसका मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो गाना इसमें है, आ है यानी ना है, जाना ना है, जमाना, जमाना में आप उच्चारण भी करो तो आना शब्द आ रहा है, ये आपको सिर्फ ना नहीं लग रहा है तो इसे भी आएगा आना। ये तो आपको सिंपल सी बात है कि ना प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन आपका पूछा है कि किसमें नहीं लगा हुआ है, तो एक आंसर इसका हो जाएगा सी। अब 18 का देखिए, इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? आप भी जानते हो कि संधि किसे कहते हैं, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। तो इसमें इति यानी अगर इति शब्द को देखो तो ई शब्द लगी है और इसमें आदि, इसमें आ लगा है, और दोनों क्या बनता है इसको समझने की ज़रूरत है कि यण संधि का एक है कि यदि आपको ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई और ई दोनों, बड़ी ई यानी छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिल करके आपको य में बदल जाता है। यानी आपको यहाँ देखो ती है, ई है और यहाँ आदि है, तो ई शब्द तो आपका जुड़ा हुआ है और इसमें आ जुड़ा हुआ है जो इससे भिन्न आपका वर्ण है। तो इसमें दोनों मिल करके इति यानी ये आपको ई और धन आ मिल करके बन गया तो त होगा, तो इसमें आपका या हो जाएगा। तो इसका मतलब कि त तो रहेगा ही, तो आधा त तो आया और यही आपको ई और आ मिल करके या बन गया और यही शब्द बन गया इत्यादि। तो आपका क्या होता है, इसमें आंसर हो जाएगा यण संधि। कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। कर्मधारय दिमाग में रखिए कि आप समास पढ़े होंगे तो उसमें भी है कि इसमें विशेष रूप से ये आपको ये विशेषण और विशेष का रिलेशन होता है। तो या तो दोनों चाहे वो प्रथम या अंतिम पद जो भी हो
तो या तो आपको इसमें विशेषण विशेष का रिलेशन हो, विशेष से विशेषण का रिलेशन हो, या विशेषण विशेषण का रिलेशन हो, या आपको विशेष से विशेष का रिलेशन हो, वहीं आपको कर्मधारय समास होता है। तो गगन चुंबी ऐसे भी आपको दिखता है, गगन को चूमने वाला, यानी ये तो द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। पाठशाला, इसमें दो तरह की बात होंगी, या तो तत्पुरुष समास लेंगे तो पाठ के लिए शाला, तो आपका उससे तो संप्रदान, ये आपका संप्रदान हो जाएगा, या आप ये पाठ का शाला, तो ये आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ये श्वेत पत्र, यानी आप देखो इसमें है श्वेत और पत्र, इसमें विशेष रूप से हम कहें कि श्वेत पत्र भी आपका क्या हो सकता है, कर्मधारय हो सकता है, कि श्वेत भी है और पत्र भी है, तो यह आपका कर्मधारय समास हो सकता है। और नीलकंठ, ये तो कर्मधारय का तो है ही, साथ ही साथ नीलकंठ का मतलब कि नीला है कंठ जिनका, अर्थात ये तो भगवान शिव हो जाएंगे, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो सबसे श्वेत पत्र आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें भी विशेषण और विशेष का संबंध है, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इस पर भी भारी पड़ेगा कौन, आपको नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिनका नहीं, बल्कि सिंपल ये पूछेगा कि कर्मधारय समास कौन है, तो नीलाकंठ, नीलकंठ हम लगा सकते हैं, लेकिन इससे आपको यहाँ पर अगर उसी को उलट करके पूछता है कि नील है यानी नीला है जिनका कंठ, ये वह, तब नीलकंठ आपका बहुब्रीहि समास होगा, और नहीं तो श्वेत पत्र भी हो सकता है। लेकिन इसमें अगर दोनों का चुनाव करना है तो हम जाएंगे कहाँ, नीलकंठ पर। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है, ये कहावत है, नीम हकीम खतरे जान, आप लोग भी जानते होंगे, अल्प विद्या भयंकरी, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इसका मतलब कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ये तो सिंपल सी बात है कि किसी को थोड़ी सा ज्ञान जो हो जाए वह बहुत ही डेंजरस होता है। तो आपका आंसर इसमें ये होगा। अब इसको हट करके देखें तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये मुहावरा है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब कि कोई गलती काम जब हो जाती है इंसान से, तो वो कहता है कि उस समय हमारे विवेक जो था मर चुका था, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, यानी हमारे अंदर मूर्खता आ गई थी, यानी एक तरह से मूर्ख बन जाना, अक्ल का पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, यह भी अक्ल का पत्थर, बुद्धि भ्रष्ट होना, मूर्ख बन जाना, अक्ल पर पत्थर मरा, यानी यहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और हमने ये गलत काम कर दिया। तो ये सी इसका आंसर होगा। केशव कहीं न जाय का कहिए, मतलब कि केशव कहीं न जाय का कहिए, मतलब कि जो कहाँ ना जाए उसके बारे में क्या कहिए। देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहियो, यानी देखत तव रचना विचित्र, उसकी रचना, विचित्र रचना को, केशव की, ईश्वर की, आपको रचना को ये देखकर, विचित्र रचना को अति समझी और मन ही मन रहियो, उनकी बातों को, विचित्र रचना को समझ करके मन ही मन रह जाएंगे। यानी केशव कहीं न जाए का कहियो, यानी ये अब आपकी जो बात रचना है, सृष्टि की रचना, उसके बारे में देख करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ऐसी बातें जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, वही आपका अद्भुत रस होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, अद्भुत रस का एग्जाम्पल है ये, और इसमें अद्भुत रस है। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में किस अलंकार को प्रदर्शित किया गया, इस बात को समझिए। सुवर्ण मतलब कि स्वर्ण, तो इसमें इस स्वर्ण का कई तरह से अर्थ हो सकता है। एक सुवर्ण शब्द है और इसमें कवि जब सुवर्ण शब्द का चयन करेगा तो शब्द कवि के लिए हो जाएगा, कारण कि वह अच्छे से शब्द का चयन करेगा। और व्यभिचारी का मतलब कि अब वह किसी यानी लड़की, सुंदरी की खोज में रहेगा,
तो व्यभिचारी सुंदर लड़की की तलाश में रहेगा, उसके लिए आपको सुवर्ण का अर्थ ये लड़की है, सुंदरता है। और चोर का मतलब है कि चोर सोना ही ढूंढेगा, तो इस सुवर्ण का अर्थ ये कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए अलग अलग होता है। एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग इसका अर्थ होता है। और ऐसे अलंकार को चिपका हुआ अलंकार, यानी वह शब्द जिसे कि उसमें चिपक गया है, उसी को श्लेष अलंकार के नाम से जाना जाता है। यानी रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो, मोती मानुष चून, यानी मोती के लिए, मनुष्य के लिए और आपको चूना के लिए अलग से पानी का अलग चीज अर्थ चिपका हुआ है। तीनों के लिए अलग अलग अर्थ होता है। तो यानी ऐसे अलंकार को श्लेष अलंकार के नाम से जाना जाता है। जिस छंद को कवि अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा कर रचना करता है उसे कहते हैं। देखो यह थोड़ा सा उटपटांग है, हट करके है, और इस यानी इसके लिए कवि स्वतंत्र है, इसका कोई सिस्टमेशन नहीं है, कोई नियम बदल नहीं है, ये नियम से हट करके रचना करता है। और ऐसे छंद को केचुआ छंद के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर इसमें होगा केचुआ छंद। हम बात करें 25 का, ये भी सामान्य क्वेश्चन है और आप लोग भी मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है। प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, निर्मला, मंगलसूत्र। देखो सब तीन इसमें पूर्ण है। आपको प्रेमाश्रम उन्होंने लिखा ही पूरा किया, निर्मला भी लिखा, प्रतिज्ञा भी लिखा, लेकिन आधा काम किए थे किसमें, मंगलसूत्र में। और फिर बीमारी के कारण उनकी 1936 में डेथ हो गई, जिसके कारण ये मंगलसूत्र अधूरा रह गया। तो उनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्ची क्लासेस। चलिए देखते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई टू फाइंड आउट कि उस पार्ट ऑफ अंडरलाइंड पार्ट की जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। चलिए, Nobody may enter this prohibited area. Now, बच्चों may किस लिए इस्तेमाल होता है, जब एक ऑप्शन देने की बात होती है, राइट। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि कोई भी इस प्रोहिबिटेड एरिया को एंटर नहीं करेगा। अब अगर एरिया प्रोहिबिटेड है तो ये एक ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंपल्शन है कि यहाँ पे एंटर नहीं किया जा सकता है। सो व्हाट कैन बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस रिलेटेड अंडरलाइंड पार्ट? मे एंटर इनटू, माइट एंटर, कैन एंटर या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रांगली डिटरमाइंड वर्ड की तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नोबडी कैन एंटर दिस प्रोहिबिटेड एरिया। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हिज हाउस हैज नो फर्नीचर्स येट। नाउ बच्चों देयर आर अ फ्यू वर्ड्स जिनको कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और उनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ देम इज योर फर्नीचर। अगर इनको प्लूरल में या फिर इनको काउंटेबल बनाना होता है तो इनमें हम कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइटम ऑफ, पीसेस ऑफ, राइट। तो एज अ वर्ड इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिज हाउस हैज नो फर्नीचर येट, ना कि फर्नीचर्स होना चाहिए। सो लेट अस सी कौन से ऑप्शन में वो है, हैव नो फर्नीचर येट, had no furniture yet, has no furniture yet. So second का C will be your correct option. I hope आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज आर स्पॉटिंग एरर। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और यू हैव टू फाइंड आउट कि इन चारों में से किस पार्ट में आपके पास एरर है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। द चेयर्स लेग हैज बीन ब्रोकन बाय अ नॉटी बॉय। नाउ ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है या फिर नो एरर। चलिए अब ध्यान से देखिए, द चेयर्स लेग, यहाँ पे जो वर्ड चेयर है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? एज यू ऑल नो कि चेयर क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग है। और जब हम नॉन लिविंग थिंग के लिए पोजेशन की बात करते हैं उस केस में हम क्या लिखेंगे, द लेग ऑफ द चेयर
हैज़ बीन ब्रोकन बाय अ नॉटी बॉय, ना कि हम इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल करके हम पोजेशन का शो करेंगे। गॉट इट? सो थर्ड के ए में एरर है, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, द लेग ऑफ द चेयर हैज़ बीन ब्रोकन बाय अ नॉटी बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेनी वाटर हैज़ फ्लोड इन द रिवर। नाउ मैनी वाटर, बच्चों मैनी का इस्तेमाल किस केस में होता है, काउंटेबल के केस में कि अनकाउंटेबल के केस में? मैनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं काउंटेबल के केस में, राइट। और वाटर हमारा यहाँ पे क्या है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? सबको पता है कि वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे मैनी ना हो के क्या हो जाएगा बच्चों, मच वाटर हैज फ्लोड इन द रिवर। सो फोर्थ के ए ऑप्शन में प्रॉब्लम है और यहाँ पे मैनी ना हो के क्या होना चाहिए, मच वाटर हैज फ्लोड इन द रिवर। आई होप आपको ये दोनों स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5, द कस्टम ऑफ सती वॉज इलीगल अगो 1829। तो बच्चों किस पार्ट में एरर है? चलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। द कस्टम ऑफ सती वॉज इलीगल कब, 1829 से पहले। देखो बच्चों यहाँ पे 1829 जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और अगो और बिफोर के यूज़ को अगर हम समझें तो जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं उस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उस केस में हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। बट जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उस केस में हम अगो का इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के इस्तेमाल की यूज़ की बात की गई है, तो यहाँ पे अगो को ना इस्तेमाल करके हम किसका यूज़ करने वाले हैं, बिफोर। सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी The custom of sati was illegal before 1829. So fifth के C part में आपके पास क्या है, error है। Got it? He not only comes here for shopping but also for having a glimpse of the extremely beautiful sales girl. मतलब वो यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने ही नहीं आता है बल्कि जो extremely beautiful sales girl है उसको देखने भी आता है, राइट? चलिए देखते हैं किस पार्ट में एरर है बच्चों। ही नॉट ओनली कम्स, यहाँ पे हमारे पास नॉट ओनली के बाद क्या आ गया है, वर्ब आ गया है। हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ। देखिए बच्चों अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और हमें पता है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस अगर दो नाउन या किसी दो फ्रेज को ऐड करते हैं तो जो फ्रेज या जो पार्ट फर्स्ट पेयर में होगा वही पार्ट सेकेंड ऑप्शन में भी होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि बट ऑल्सो के बाद हमारे पास क्या है, फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ, और यहाँ पे नॉट ओनली के बाद हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है, इस नॉट ओनली को यहाँ से उठा के हम फॉर से पहले शिफ्ट कर देंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। सो यहाँ नॉट ओनली नहीं आएगा, नॉट ओनली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला पार्ट है क्योंकि जनरली हम लोग ध्यान देते हैं कि नॉट ओनली के साथ हमने बट ऑल्सो का इस्तेमाल कर दिया, सो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है एंड देन वी मार्क नो एरर और बढ़ जाते हैं, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको उसकी पोजीशन को भी ध्यान से देखना होगा। गॉट इट? तो 6 का ए पार्ट में एरर है, नॉट ओनली जो है वो कम्स हियर के बाद आएगा, सो 6 का ए इज योर एरर पार्ट। Now we have the next part that is your antonyms। अब आपको क्या करना है, वर्ड पढ़ना है, उसका मतलब पता होना चाहिए आपको और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका एंटोनिम मार्क करेंगे। नाउ डिफिडेंट, बच्चों डिफिडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची। डिफिडेंट वर्ड का मतलब होता है संकोची, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, जो शाय हो, राइट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट एंटोनिम फॉर दिस, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, शाय और मीक। देखिए कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, भाई जो संकोच ना करे, राइट, जो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, जिसको विश्वास हो अपने ऊपर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 7th का ए, दैट इज योर कॉन्फिडेंट। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, शाय का मतलब होता है संकोची, अगेन वो डिफरेंट का क्या हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है। मीक का मतलब होता है कमजोर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव मिटिगेट। नाउ बच्चों मिटिगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कम करना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनलार्ज, रिड्यूस, इंक्रीज या फिर मल्टीप्लाई। इनलार्ज का मतलब होता है कोई चीज़ है उसको इनलार्ज करके देखना, राइट। इमेजेस हम लोग क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, तो दैट इज टू बड़ा करना उस चीज़ को, ठीक है, टू मेक इट बिग। बट यहाँ पे मिटिगेट का मतलब होता है कोई चीज़ अगर है तो उसको कॉन्स्टेंटली डिक्रीज में लाना।
तो दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, बट हमको क्या जानना है बच्चों, उसका एंटोनिम। इंक्रीज, बच्चों इंक्रीज का मतलब क्या होता है, कोई चीज एक पॉइंट में है उसको कॉन्टिन्यूसली उसमें बढ़ोतरी होना। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 8 का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट। सो बच्चों ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा, राइट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जिसमें बाधा हो, जो चीज क्लियर ना हो, है ना, जिसमें अस्पष्ट हो जो चीज, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। ब्लॉक, इंस्ट्रक्ट, प्रिवेंट या फिर क्लियर। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है डायरेक्शंस देना। प्रिवेंट का मतलब होता है बाधा डाल देना, रोक देना। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है जो चीज स्पष्ट हो, क्लियर हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो 9 का डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रांसपेरेंट बच्चों, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके थ्रू आर पार चीजें देखी जा सकती हो, राइट। जैसे शीशा, शीशा क्या होता है, ग्लास, ट्रांसपेरेंट होते हैं जनरली, फाइन ना। ऑपोजिट का मतलब होता है उसका उल्टा। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसको क्रॉस करके चीजें इतनी क्लियरली नहीं देखी जा सकती हो। रेज्ड का मतलब होता है उठना। कलर्ड का मतलब होता है जो चीज कलर हो। तो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। 10th का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ खत्म होते हैं हमारे एंटोनिम्स पार्ट। सिनोनिम्स, होस्टाइल। बच्चों होस्टाइल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पहले तो होस्टाइल का मतलब देखते हैं। होस्टाइल का मतलब होता है विरोधी। होस्टाइल का मतलब हो गया बच्चों विरोधी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब एक सीक्वेंट में, एक लाइन में। स्मेल का मतलब होता है महक। वायलेंट, वायलेंट का मतलब होता है विरोधी। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर दया हो। सो होस्टाइल का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, 11th का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैनिश। बच्चों वैनिश का मतलब क्या होता है, वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वैनिश, वैनिश एक डिटर्जेंट होता है, आप उसको कपड़ों में डालते हो तो जो स्टेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सिमिलरली आप वैनिश से याद रख सकते हो गायब होना। गॉट इट। चलिए इनसर्कल, डिक्रीज, डिसअपियर या फिर रिवील। इनसर्कल का मतलब होता है उसको घेर लेना। डिक्रीज का मतलब होता है कम कर लेना। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। और रिवील का मतलब होता है टू शो कास्ट, किसी चीज को ओपन कर देना, ठीक है, कोई सीक्रेट क्लोज ओपन कर देना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो गया होगा, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब भी होता है गायब होना। सो 12th का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बच्चों डिमाइज, डिमाइज का मतलब क्या होता है, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। एक्सीडेंट, मिसफॉर्च्यून, स्टोर या फिर डेथ। देखिए एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है भाई, भिड़ जाना या एक्सीडेंट हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ठीक है। मिसफॉर्च्यून का मतलब हो गया कोई चीज़ जो अच्छा नहीं हुआ किसी के साथ, है ना, कुछ बुरा हो जाना। स्टोर, स्टोर का मतलब होता है कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे कुछ सामान बिकता हो, स्टोर। डेथ, डेथ का मतलब होता है मृत्यु। सो 13th का डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डेथ। ये आपका क्या हो जाएगा, डिमाइस का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों हमारा, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, अपने आप में सफिशिएंट, राइट। सो एडिक्वेट का मतलब क्या हो गया, पर्याप्त होना। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, सफिशिएंट, सरप्लस, एक्सेप्टेबल या फिर रिजेक्ट। सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त। सरप्लस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जिसको हम एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। सो करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, 14th का ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, डैश पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर हर्स। ना अब यहाँ पे पेन्स है, पेन्स क्या है हमारा कॉमन नाउन है, और हमारे पास जो ऑप्शन है वो है द, अ, एन या फिर नन ऑफ दीज। चलिए बच्चों अब ये ध्यान से देखिए अगर स्टेटमेंट को, डैश पेन्स, कौन से पेन्स, दैट आर ऑन द टेबल। तो अब इन पेन्स को डिफाइंड कर दिया गया है कि जो टेबल पे हैं,
राइट। तो ये पेन्स क्या हो गए, डिफाइंड हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हम अ लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अ तो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, तो अ पेन्स नहीं बोल सकते। एन भी नहीं लगा सकते क्योंकि एन भी सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड हो गया है कि हमको वो ही पेन्स चाहिए जो टेबल में है, तो इस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल का, एंड दैट इज योर द पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर हर्स। गॉट इट? सो 15th का ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। राम इज द बॉय डैश द हेडमास्टर गेव अ प्राइज। नाउ राम वो लड़का है जिनको या जिसको हेडमास्टर ने प्राइज दिया था। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है? सब्जेक्ट आ गया है, और सब्जेक्ट से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? whom का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16th का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। राम इज द बॉय whom द हेडमास्टर गेव अ प्राइज। और राम पे काम हो रहा है, हेडमास्टर किसको प्राइज दे रहे हैं? राम को प्राइज दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? whom होना चाहिए। 16th का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ वी हैव द वर्ड idioms एंड phrases। अब आपको क्या करना है? इस फ्रेज को पढ़ना है और यू हैव टू फाइंड आउट कि इन चारों में से, ओके वी हैव योर 5 वर्ड्स। I'll cut one ऑप्शन। ये ऑप्शन कट है, आप इसको मत देखिए, आप सिर्फ 4 ऑप्शंस को ही देखिए। मेरी एज अ क्रिकेट, ए ऑप्शन, टू एंजॉय अ गेम ऑफ क्रिकेट, टू डांस एंड सिंग, टू बी केयर फ्री, या फिर टू बी गुड एट स्पोर्ट्स। सो मेरी एज अ क्रिकेट ईडियम का कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा? टू एंजॉय अ गेम ऑफ क्रिकेट नहीं, टू डांस एंड सिंग बिल्कुल नहीं, टू बी केयर फ्री। सो मेरी एज अ क्रिकेट का मतलब होता है टू बी केयर फ्री, मतलब किसी बात की चिंता मत करना, बहुत खुश होना, हैप्पी होना। टू बी गुड एट स्पोर्ट्स भी नहीं होगा, तो 17th का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टू टर्न डाउन, बच्चों टू टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टू टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। गिव अप मतलब हार मान लेना, रिजेक्ट मतलब मना कर देना, एंड दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। फॉलो का मतलब होता है किसी का पीछा करना, थ्रो का मतलब होता है फेंक देना। सो टू टर्न डाउन का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा रिजेक्ट, किसी चीज को मना कर देना। नाउ वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि इस सेंटेंस के लिए करेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। 1 who is always doubting, कोई ऐसा इंसान जो हमेशा क्या करता रहता हो? डाउट करता रहता हो। ऐसे इंसान को बच्चों हम क्या बोलेंगे? स्केप्टिक, डीस्ट, रैशनलिस्ट या फिर पॉजिटिविस्ट? बताएं बच्चों क्या हो सकता है? नाउ अ पर्सन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, वो क्या हो जाएगा? That person will be known as skeptic. So skeptic is your correct answer. One who is always doubting is known as a skeptic. Fine. Now moving forward. Inevitable, बच्चों inevitable का मतलब क्या होता है? Inevitable का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको अवॉइड ना किया जा सके, that is unavoidable. So according to the options, that which cannot be avoided, that which can be misplaced, that which marks an eventful say, that which brings joy. तो इनएविटेबल का जैसे कि अभी आपको मतलब बताया था, कोई ऐसी चीज जिसको क्या ना किया जा सके, अवॉइड ना किया जा सके, एंड दैट इज इन योर ऑप्शन नंबर ए। सो 20 का ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ यू हैव टू फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नाउ अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको क्या करना है? चारों ऑप्शंस को पढ़ के ये ढूंढना है कि इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है। सो अकॉर्डिंग टू अस बच्चों करेक्ट स्पेलिंग टेम्परेचर की क्या होनी चाहिए? चलिए देखते हैं। TEMPERATURE। तो अब देखते हैं ये स्पेलिंग हमारे कौन से ऑप्शंस में दी गई है, ठीक है। ओके, ये हमको शायद फर्स्ट वर्ड पे ही मिल गई है, और ओके सो यहाँ पे हमारे पास 2 जगह एक ही स्पेलिंग दे दी गई है, टाइपिंग एरर एज यूजुअल। तो यहाँ पे हम ई हटा देंगे। सो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी बच्चों? 21st का ए विल बी योर करेक्ट आंसर। TEMPERATURE। सो 21st का ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लैबोरेटरी, कॉरेस्पॉन्डेंस, इंसिडेंट या फिर डेफिनेट। नाउ इन चारों ऑप्शंस में आपको देखना है कि आपके पास करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। बच्चों लैबोरेटरी की स्पेलिंग गलत है, इंसिडेंट की स्पेलिंग भी गलत है, और डेफिनेट की स्पेलिंग भी गलत है। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ओनली कॉरेस्पॉन्डेंस। सो लैबोरेटरी की करेक्ट स्पेलिंग बच्चों क्या होती है? LABORATORY। गॉट इट। इंसिडेंट की करेक्ट स्पेलिंग बच्चों क्या हो जाएगी? INCIDENT। और डेफिनेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी?
DEFINITE। सो कॉरेस्पॉन्डेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही थी, लैबोरेटरी, इंसिडेंट और डेफिनेट की स्पेलिंग हमने सही कर ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ कॉम्प्रिहेंशन। अब आपको क्या करना है, आई विल स्टॉप द कॉम्प्रिहेंशन, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के उसके क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे। चलिए, ओके, वी हैव इट टिल हियर ओनली, हमारे पास यहाँ तक है। चलिए पढ़ते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंशन। एलिफेंट्स स्प्रे वाटर ओवर देयर ईयर्स टू स्टे कूल। एलिफेंट्स क्या करते हैं, अपने ऊपर अपने कानों पे पानी डालते हैं, क्यों? ताकि वो क्या रह सके, ठंडे रह सकें। द रिदम ऑफ एन एलिफेंट्स डे इज सेट लार्जली बाय इट्स वाटरिंग रूटीन। जो एक एलिफेंट का दिनचर्या होती है, उसमें दिन भर वो जनरली क्या करता है, अपने ऊपर पानी डालने का काम करता है। एन अडल्ट नीड्स अबाउट 30 गैलन्स ऑफ वाटर अ डे। एक अडल्ट को ऑलमोस्ट कितना पानी चाहिए होता है, 30 गैलन वाटर एक दिन में। When water is abundant, जब पानी बहुत ज़्यादा होता है, abundant मतलब बहुत ज़्यादा होना, there is no problem. But during droughts, but जब सूखा पड़ जाता है, famine हो droughts हो जाता है, सॉरी सूखा पड़ जाता है, elephants resort to an intriguing technique. जब सूखा पड़ जाता है तो elephants को क्या होता है, वो इंटरेस्टिंग टेक्निक्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। राइट, इंटरेस्टिंग टेक्निक्स करते हैं, जैसे डिगिंग वेल्स खोदना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज वेरी मच व्हाट अट्रैक्टिव टेक्निक ऑफ देयर्स। इन अ ड्राइड अप रिवर बेड दे स्कूप आउट होल्स विद देयर 4 feet अंटिल दे रीच वाटर। जो ड्राइड अप वेल होता है उसमें वो अपने आगे के पैर से उस जगह को खोदते रहते हैं ताकि वो पानी तक पहुंच सके। आफ्टर वेटिंग पेशेंटली फॉर द सैंड टू सेटल, और फिर वो वेट करते हैं जो बालू है, जो सैंड है, वो सेटल हो जाए, एंड देन दे ड्रिंक इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। कोई कभी भी ड्रिंक नहीं करता, इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी मतलब सबसे बड़ा पहले, एंड द काव्स लास्ट, उसके बाद जो छोटे होते हैं वो सबसे आखिरी में पीते हैं। चलिए, नाउ लेट अस सी टू आवर क्वेश्चंस। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एलिफेंट्स स्प्रे वाटर ओवर देमसेल्व्स। पैसेज के अकॉर्डिंग जो एलिफेंट्स है वो अपने ऊपर पानी क्यों फेंकते हैं? टू हैव फन? नहीं। टू वॉर्ड ऑफ द हीट, टू कूल देयर हील्स, टू क्वेंच देयर थर्स्ट, मतलब टू सैटिस्फाई देयर थर्स्ट? बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए वो पानी पिएंगे, फेंकेंगे नहीं अपने ऊपर। टू कूल देयर हील्स, नो। टू वॉर्ड ऑफ हीट, वॉर्ड ऑफ हीट का मतलब होता है गर्मी से बचने के लिए, वॉर्ड ऑफ का मतलब होता है से बचना, तो गर्मी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ऊपर पानी फेंकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ड्रॉट्स एलिफेंट्स, नाउ ड्रॉट के टाइम पे एलिफेंट्स क्या करते हैं? बरो इन द सैंड टू अवॉइड हीट, सैंड में चले जाते हैं हीट अवॉइड करने के लिए। फाइंड वाटर इन रिवर्स, रिवर्स में वाटर फाइंड आउट करते हैं। डिग होल्स इन द रिवर बेड टू रीच द वाटर, एग्जैक्टली व्हाट इज दैट टू डू? वो क्या करते हैं, ड्रॉट्स के टाइम पे रिवर बेड में होल्स डिग करते हैं ताकि वो पानी तक पहुंच जाएं और उनको क्या मिल जाए, खुशी मिल जाए, पानी मिल जाए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन द एलिफेंट्स फाइंड वाटर, और जब उनको पानी मिल जाता है तब क्या होता है? The baby elephants drink first? No, not at all. The oldest adult drink first? Exactly. The largest elephant? No. The youngest adult drinks? No. Youngest drinks the last. The first one who drinks is the oldest adult. When the elephants find water, जब elephants को water मिल जाता है तो सबसे पहले कौन पीते हैं? The oldest ones. जो सबसे बड़े होते हैं वो सबसे पहले पीते हैं, and then the calves, और उसके बाद में calves पीते हैं। तो आई होप आपको ये पैसेज और बाकी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बच्चों। कीप रीडिंग। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। किसी संख्या को अगर हम 783 से भाग देने पर 48 शेष पर बचता है, उसी संख्या को 29 से भाग देना है। तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जितना आपको पहले रिमाइंडर दिया गया है डायरेक्ट उसी में डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखेंगे 48 को जब आप 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपका जो बचेगा वो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 19, क्योंकि 19 गुना कितना आ जाएगा, 58, ज्यादा 10 ले गए हैं तो 10 यहाँ से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 19 नंबर। तो रिमाइंडर जो आपका आएगा कितना आ जाएगा, 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रूट से यहाँ पे जो है जब इनको आप बाहर निकालेंगे तो देखिए कितने पेयर बनेंगे। 2 पेयर बनने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगना है, डेसिमल 2 पॉइंट के बाद लगेगा। अब यहाँ पे देखना है
कि ये कितना है 64 को जब आप बाहर निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे ये निकल कर आएगा आपका 8 निकल कर आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए तो कितना हो जाएगा 0.08। इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। अब देखिए कितने जोड़े बने हैं, एक जोड़ा बना है, और इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और एक अंक के बाद दशमलव है क्योंकि एक जोड़ा बना हुआ है तो कितना आ जाएगा आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर पे दिया गया है आपको कि यदि किसी ऋण का 3/4 भाग देने के पश्चात रुपए 500 बकाया हो तो कुल ऋण की धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 3/4, यहाँ पे 4 में से 3 रुपए अगर दे दिया जाए तो कितना रुपए बच जाएगा आपके पास, 1 रुपए। एक की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है 500 रुपीज। अब आपके पास कुल कितना था 4 था, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 500, तो यहां से निकल कर आएगा 2000 रुपीज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे दिया गया है कि स्टार की वैल्यू बतानी है, स्टार की जगह डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एक्स। यहाँ पे देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू, इनको आप बदलेंगे 12 2 24 और 1 कितना हो जाएगा 25/2। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा 25, x की जो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आ जाएगी 25 निकल कर आएगी। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे दिया गया है, फिर उसी क्यूब रूट से क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 इंटू कितना लिख सकते हैं 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार 5 आपका निकल जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, क्यूब रूट कितना आ जाएगा आपका 4 होगा, -3 क्यूब रूट यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब रूट 4 -5 बाहर निकालेंगे, ये तो प्लस दिया गया है तो प्लस होगा, यहाँ पे क्यूब रूट कितना आ जाएगा आपका 4 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 4 कितना हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 इंटू क्यूब रूट 4 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आप, यहाँ पे दो संख्याओं का मासा। अब आपको हमेशा क्वेश्चन देखना है, जब भी मासा दिया रहे तो जो ऑप्शन होंगे वो उससे काटने चाहिए। जैसे यहाँ पे 40C दिया गया है, 41 दिया गया है, यहाँ पे अंतिम भाजक का मतलब ही होता है हमारा मासा बा, क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट आपका अंतिम भाजक का मतलब क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। अब ये जो नंबर आप निकालेंगे ये जरूर कटने चाहिए, तो आप देखें कि ये 741 से नहीं कटेगा, 800 जो है आपका नहीं कटेगा, 820 41 गुना 82 मतलब 20 बार जाएगा तो कट जाएगा। अब इनको चेक करेंगे, 41 9 9, देखिए यहाँ पे 41 गुणे 9 करेंगे तो 9 का 9 कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा आपका यही निकल कर आएगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। देखिए अगला 360 दिया गया है, अगर इससे काटेंगे तो ये कटेगा ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बाकी इसको जो है डिवीजन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे हम बोले कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप डिवीजन मेथड में जब आप निकालते होंगे तो इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे अंतिम भाग पर जो दिया गया क्रमशः वो दिया गया है आपको 2 4 और कितना दिया गया है 2 दिया गया है, लास्ट जो होगा वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहा होगा 0 रहा होगा, अंतिम भाजक का मतलब होता है HCF। अब यहाँ से आप करेंगे 41 गुना कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा, तो यहाँ पे किससे डिवाइड किया गया रहा होगा 82 से, और रिमाइंडर कितना आया रहा होगा आपका 41। तो यहाँ पे करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 8 कितना हो जाएगा आपका 32, तो यहाँ से निकलेगा 8 1 कितना हो जाएगा 9 4 2 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3, क्योंकि शेषफल हमेशा क्या करना होता है इसका गुणा करके शेषफल को ऐड करना होता है। 369 आया, अब यहाँ पे 369 करेंगे और यहाँ पे 2 ये शेषफल आपका बचा रहा होगा, 2 9 कितना कर देंगे 18, फिर 2 6 12 कितना कर देंगे 13, 2 3 6 1 कितना करेंगे 7, 8 2 कितना आ जाएगा आपका 10, 8 3 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 7 1 8। तो यहाँ पे दोनों नंबर आपके कौन कौन से आएंगे 820 और 369 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
एक बैट्समैन की 10 पारियों का औसत निश्चित था। अब मान लेते हैं कि 10 पारियों का औसत जो है उसका x रहा होगा तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और जैसे ही मतलब वो 50 रन और बनाता है अब उसका औसत x प्लस 4 हो जाता है। ये 11 पारियों का हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे तो 11x आ जाएगा। यहाँ पे 11x प्लस 11 चौक कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 50। तो यहाँ से निकालेंगे तो आप 10x कितना आ जाएगा x, ये आ जाएगा 6। ये तो तब औसत है जब ये पुराना औसत है। आपसे पूछा गया 11 पारियों के पश्चात तो औसत 4 बढ़ गया था। तो अब नया औसत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका नया औसत जो है 10 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी होगा। यहाँ पे दिया गया है कि एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा है। तो 25 पैसा और 25 पैसे एक सिक्का होगा कितना होगा आपका 25 पैसा होगा। अगला देखिए 10 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो कितना होगा 20 पैसा होगा। अगला देखिए 5 पैसे के 3 होंगे तो कितना हो जाएंगे 5 तिहाई 15 पैसा होगा। अब आपको यहाँ पे 30 रुपए के बराबर दिया है, टोटल 30 रुपए है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 30 गुणे हम 100 कर देंगे, ये आपका बन जाएगा पैसा। यहाँ पे बताइए 20 10 कितना हो जाएगा 30 5 35 और 5 40 20 कितना हुआ 60। ये जो है बराबर है आपके 30 गुणे 100 के। यहाँ से आप निकालेंगे 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 और 2 पचे कितना आ जाएगा 10। मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है आपकी कितनी निकल कर आई 50। आपसे क्या पूछा गया है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे कितने थे 3। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 गुणे कितना कर देंगे 50। तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो कुल सिक्के जो होंगे आपके कितने हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। दिलीप तथा मनोहर ने एक व्यवसाय में क्रमशः इतना व्यवसाय लगाया। यहाँ पे टाइम आपको नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट इनका आप रेशियो ले लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। यहाँ पे बताइए 5 दूनी 10 और 5 3 कितना आ जाएगा 15। 2 और 3 के रेशियो में इस पैसों को आपको बांटना है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 बराबर आपको दिया है 2400 रुपया। यहाँ पे कितना दिया है 2400 रुपए। तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10। तो 24 गुना कितना आ जाएगा 48। एक यूनिट की जो वैल्यू है आपकी कितनी आ गई है यहाँ पे 480। तो 48 गुना कितना हो जाएगा 96। एक 960 रुपए पाएगा और 48 कितना होता है 144 और ये 0 हो जाएगा। दूसरा 1440 रुपए पाएगा। तो कितना पा जाएंगे 960 और 1440। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति की दैनिक कार्य के घंटों में 10% की वृद्धि और उसकी मजदूरी में प्रति घंटा 20% की वृद्धि कर दी गई। तो कुल कितना वृद्धि होगी। यहाँ पे आप जो है सक्सेसिव का फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या होता है m प्लस n प्लस m इंटू n अपॉन 100। ये टोटल आपका चेंज आएगा। यहाँ पे कितना दिया गया है 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे कितना कर देंगे 100। तो इनको जब आसान करेंगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा कट जाएगा 20 10 30 2 कितना आ जाएगा आपका 32% का कुल बदलाव आएगा और क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है एक कार को 1,56,600 में बेचा गया 13% के हानि पर। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपए का रहता तो कितने में बेचा जाता 87 में और 13 रुपए का आपका क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। ठीक, हानि कितने का होगा आपका 13 रुपए का होगा। तो यहाँ पे आपको निकालना 87 की वैल्यू दिया गया कितने में बेचा गया है ये 156,600 रुपए। यहाँ पे जब आप काटेंगे तो 87 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 8 कितना हो जाएगा 56 और फिर इसके बाद आएगा आपका 87 का 70 मतलब 18 बार जाएगा और पूरा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये 00 है। तो इसमें हानि आपको निकालना है। तो हानि बराबर जब निकालेंगे 13 गुणे 1800 तो 18 की कितना हो जाएगा 54 और 18 का 9 18 5 कितना हो जाएगा 23। तो कितना आ जाएगा आपका ये रुपए आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 23,400 रुपए को उसको क्या हो गया नुकसान हो गया। यहाँ पे दिया गया है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है 2 वर्षों में जो है मान लेते हैं पी था कितना हो गया था 1460 रुपए था। अगले मतलब 3 वर्षों में मतलब यहाँ से कितने साल का डिफरेंस है आगे 1 साल का डिफरेंस है कितना हो जाता है 1606 रुपए हो जाता है। तो इनका आप रेशियो ले लीजिए देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है 1 साल में 1606 बटे कितना हो जाएगा 1460 रुपया। तो इसको आप जब काटेंगे तो 2 8 16 हो गया 0 2 3 6 हुआ। यहाँ पे देखिए
2 सत्ते 14 2 तिहाई 6, ये हो गया आपका 2 सत्ते 14 2 तिहाई 6, 0 हुआ। डायरेक्ट आप काट सकते हैं 73 एकन्नम कितना हो जाएगा 73, और फिर 7 73 एकन्नम 73, मतलब जो है 11 रुपए होता है 10 रुपए। तो कितना बढ़ गया आपका, तो यहाँ पे रेट जो निकालेंगे आप कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है 10 में से, तो 100 में से कितना बढ़ जाएगा, तो 0 से 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, दो कामगार ए और ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए, यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए और बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक लगते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मतलब ए और बी मान लेते हैं कितना करते हैं, एक्स दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे ए अकेले जो है बोल रहे हैं कि x प्लस ए दिन ले, और b अकेले जो है आपका x प्लस b दिन ले। तो x हमेशा जो है आपको ध्यान देना है कि रूट ए बी आता है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी आपकी 8 इंटू कितना दिया है, 4 दूनी 8 है 9/2। यहाँ से करेंगे तो 2 चौक 8 4 9 36, कितना आ जाएगा 36 का रूट। 6 डेज में ये कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 6 डेज होगा। तो यहाँ पे जो है सॉरी 6 डेज नहीं था, यहाँ आवर में सारे दिए गए थे, तो क्या हो जाएंगे 6 आवर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा 6 आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि वह एक घंटे में एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी आर इंटू क्या होता है टी, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे जब कोई वस्तु नहीं चल रही है तो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ ट्रेन की होगी। तो यहाँ पे बात करें ए ट्रेन रनिंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप किस में बदल देंगे, मीटर पर सेकेंड में, और ये तय किया कितना 25। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा, खंभे को पार कर रहा है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल कर आएगा कि लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 18 दूनी 36 डायरेक्ट हो जाएगा, 5 दूनी 10 तो कितना आ जाएगा 250 मीटर। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी कितना हो जाएगा 250 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 1 किलोमीटर तक नाव चलाने में 10 मिनट लगता है। तो धारा की दिशा, अब यहाँ पे देखिए एसबी आपकी बोट की चाल होगी और एसएस आपकी स्ट्रीम की चाल होगी, मतलब धारा की चाल होगी। तो धारा की दिशा में एसबी प्लस एसएस हो जाएगा। 1 किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। तो 60 मिनट में कितना लग जाएगा, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगला दिया गया है विपरीत दिशा में, अब एस बी माइनस क्या हो जाएगा एस एस हो जाएगा। यहाँ पे जबकि धारा के विपरीत 30 मिनट लगता है, तो 1 किलोमीटर में कितना चलता है 30 मिनट में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 60 मिनट में कितना चलेगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछा गया है, धारा की गति। जब धारा की गति पूछी गई है तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एसबी से एसबी खत्म हो जाएगा। तो एस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा 4, और उसका आधा आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। यहां से निकल कर आएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है। एरिया आपको निकालना है, तो एरिया जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का a²√3/4 होता है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 √3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 8 टू जा कितना हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए आपसे डिफरेंस पूछा गया है यहाँ पे बिटवीन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर आप डायगोनल देखेंगे तो डायगोनल यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये पूरा 10 हो जाएगा। तो इसकी जो साइड भी आ जाएगी कितनी हो जाएगी 20। तो डायगोनल आपका बताइए, यहाँ से यहाँ ये डायगोनल होगा, यहाँ पे ये 20 20, तो ये कितना आ जाएगा डायगोनल 20√2 हो जाएगा। तो डायगोनल आपका हो जाएगा 20√2। और क्या पूछा जा रहा है, डायामीटर से डिफरेंस। अब डायामीटर कितना हो जाएगा आपका 20।
अब यहाँ पे देखिए 20√2 माइनस 1, √2 की वैल्यू आप रखेंगे कितना हो जाएगा 1.41, तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.41, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, दशमलव कितने अंकों के बाद होगा 2 अंकों के बाद होगा। 8.2 के समथिंग आ रहा है तो मतलब कितना हो जाएगा आपका आंसर 8.3 हो जाएगा। अगला देखिए आप क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज 1:27 है। तो यहाँ पे देखिए आप मानते हैं कि अगर V1 और V2 है, कौन है V1 और V2 है, यहाँ पे रेशियो दिया है 1:27 का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे A1 का क्यूब और यहाँ पे A2 का क्यूब, मान लेते हैं A1 A2 साइड है उसकी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1:27। यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे तो A1 और A2 की जो वैल्यू है कितनी निकल कर आएगी 1:3। अब आपसे सरफेस एरिया सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर ये सरफेस एरिया बताएगा कितना हो जाएगा 1:9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर हाइट है ऑफ ए how many sphere of diameter 12 centimeter can be formed by a cylinder of height 10 centimeter and diameter 24 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 24 सेंटीमीटर व्यास है, तो आपका जो रेडियस आएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो बेलन है यहाँ पे, तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², मतलब कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 10 डिवाइड बाई, अब इनको बदलना है आपको किसमें 12 सेंटीमीटर व्यास के ढाले जाने वाले गोलों की संख्या। तो आप बताइए यहाँ से 4/3 क्या हो जाएगा πr³, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो 6 इंटू 6 करेंगे। यहां से देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 पचे कितना हो जाएगा 10। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ 5 गोले बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है A/B, तो यहाँ पे A/B प्लस B/A इक्वल टू कितना है 1। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A² प्लस B² इक्वल टू क्या निकल कर आएगा AB। यहाँ पे लाएंगे A² प्लस B² माइनस AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर हम माइनस है तो यहाँ पे A प्लस B से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा जो वैल्यू आपकी। यहाँ पे देखिए एक इसका फार्मूला होता है A³ प्लस B³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या ऑप्शन बनेगा आपका ए पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है कि y/x का जो रेशियो है, अब यहाँ पे आप ऐसा करिए ऐसे क्वेश्चन में कि यहाँ पे y की वैल्यू कितना रखना है 4 और x की वैल्यू कितना रखना है 15। अब इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 15 माइनस 4/15 प्लस 4 डायरेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 11 रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15/4 19, तो 11/19 आ जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है 22। अब यहाँ पे x प्लस 3 से डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है, इसको 0 कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अब ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा -27। अगला देखिए -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। -3 के प्लस 42 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। यहाँ से देखिए 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 और 8 4 कितना आ जाएगा 12 -12 उधर जाएगा आपका कितना हो जाएगा +12। तो यहाँ से देखिए 3 चौक कितना हो जाएगा 12, के की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपकी -4 निकल कर आएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए आप क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है कि त्रिभुज ABC है, एंगल आपका यहाँ पे ABC है। अब यहाँ पे बोला गया है अंतः केंद्र आपका कौन सा है I है, यहाँ पे ये I दिया गया है,
इसके बाद आपको दिया गया है कि BAC आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और BIC पूछा गया है, तो ये जो कोण होता है ये कितना होता है, 90 प्लस कोण A/2 होगा। तो 90 प्लस कोण A का आधा मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहां से आंसर निकल कर आएगा आपका 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहां पे दिया गया है, ये भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो कार्ड इनको एक दूसरे को क्या करते हैं, दो आपके ये काटते हैं, आपकी जीवा दो आपस में कट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, पूरा आप लेंथ लेंगे कि DP इंटू PC इक्वल टू होगा आपका AP इंटू PB। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अब आपको DP निकालना है, DP की वैल्यू आपको निकालना है इंटू PC आपका दिया है 12 बराबर क्या हो जाएगा AP 9 इंटू 4। तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 जा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, कॉर्ड CD की लेंथ पूछी गई है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं डायरेक्ट जो है कि चाहे तो आप cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो यहीं से आप निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट्स होता है 4/5 3/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इस tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, 4/5। ये वैल्यू आप वहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4/5 डिवाइड बाई 1 प्लस 4/5। यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी 5 1 जा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1/5 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 4 कितना हो जाएगा, 9/5। ये आपका कट जाएगा, 1/9 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/3। ये हमेशा एक्यूट एंगल के लिए होता है, तो इसलिए आपका निगेटिव मान कभी नहीं एक्सेप्ट होगा, हमेशा पॉजिटिव मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका SSC GD का पेपर रहा। आगे आपको इसी तरह हम SSC GD का पेपर जो है आपको मॉडल पेपर देते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए MKC पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।